हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 21 जनवरी 2022 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। गाइड, जैसा कि हम लोग करंट अफेयर डिस्कशन के बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो आज भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वो मिडवल हिस्ट्री से रिलेटेड ना हो करके इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा। तो आज हम लोग जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे वो किससे होगा? पर्यावरण से संबंधित होगा। और जैसा कि लास्ट में हम लोग क्लास के लास्ट में क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है, तो वो वैसे ही चलेगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है आज का कि 21 जनवरी 2022 क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 21 जनवरी 2022 को किन राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, 21 जनवरी 2022 को किन राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो 21 जनवरी को किन किन राज्यों का स्थापना दिवस होता है? एक है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा। तो 21 जनवरी 2022 को इन तीनों राज्य को 21 जनवरी 1972 यानी 21 जनवरी 1972 में इन तीनों राज्यों को क्या हुआ था? पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। क्लियर हो गया होगा। और किस अधिनियम के तहत? तो वो अधिनियम देख लेते हैं किस अधिनियम के तहत। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत। किस एक्ट के तहत? पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का इन तीनों राज्यों को दर्जा प्राप्त हुआ था। क्लियर हो गया होगा। अब हम इन लोगों का, इन तीनों राज्यों का क्या करते हैं? लोकेशन दिखा देते हैं 1 मिनट, ताकि क्लियर हो जाए जिसको नहीं पता है कि कहाँ पर है। ये है आपका त्रिपुरा, क्लियर हुआ होगा। ये है आपका मेघालय और ये है आपका मणिपुर। तो इन तीनों राज्यों को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत। और गाइस, जो त्रिपुरा है इसके बारे में एक बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर से बता रहे हैं कि त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ। किस किस तरफ से? तो देख लेते हैं कि इस साइड उत्तर में और पश्चिम में एंड दक्षिण में। क्लियर हुआ होगा कि बांग्लादेश से त्रिपुरा 3 साइड से घिरा हुआ है, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ, उत्तर, पश्चिम और फिर दक्षिण से घिरा हुआ है। क्लियर हो गया होगा। और त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा ये भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। क्या बोला मैंने? कि भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है त्रिपुरा। तो क्वेश्चन बनता है कि तो फर्स्ट एंड सेकंड पर कौन है फिर? तो गोवा एंड सिक्किम के बाद, गोवा और सिक्किम के बाद त्रिपुरा तीसरे नंबर का भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो ये फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं क्या कह रहा है। किसके बारे में देखते हैं? मणिपुर देख लेते हैं हम। मणिपुर, तो मणिपुर का अर्थ क्या है? मणि का मतलब क्या होता है? पता है, ये आभूषण लेते हैं, आभूषण में काउंट होता है, ठीक है। तो मणिपुर का मतलब होता है, अर्थ होता है आभूषणों की भूमि। आभूषणों की भूमि मतलब मणिपुर जो है ये प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार यहाँ मौजूद है। मणिपुर में प्राकृतिक संसाधनों का उचित भंडार है, संसाधन का प्रचुर भंडार देखने को यहाँ पर मिलता है। ये क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें ये लोकटक झील कहाँ है?
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोकटक झील कि कहाँ पर स्थित है लोकटक झील, ये मणिपुर में ही स्थित है। और इस लोकटक झील पर कौन सा नेशनल पार्क है, ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ बहुत पहले, लेकिन फिर भी बता देना एक बार और कि केबुल लामजाओ, एक मिनट, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है इसी लोकटक झील पर स्थित है। और ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क क्या है, केबुल लामजाओ। दुनिया का, एक मिनट, दुनिया का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क, दुनिया का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क कौन सा है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और इसी पार्क पर, ठीक है, यही केबुल लामजाओ में ही क्या है, ये संगई हिरण का ये जो है अंतिम प्राकृतिक निवास स्थान है संगई हिरण का। ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क संगई हिरण का अंतिम प्राकृतिक निवास स्थान है। क्लियर हो गया होगा। और देख लेते हैं सिरोही नेशनल पार्क, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछता है सिरोही नेशनल पार्क कहाँ है, यहीं पर है, ठीक है, ये हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेट के बारे में देखते हैं। क्या बताया था मैंने, मेघालय, ये है मेघालय लोकेशन। तो मेघालय में इम्पोर्टेंट जो पूछता है हमेशा, नोकरेक पूछता है कहाँ पर है, तो नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में है, ठीक है। और क्या पूछता है, बालफक्रम नेशनल पार्क, ये भी पूछता है। तो ये दोनों तो इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। नोकरेक बालफक्रम नेशनल पार्क कहाँ है, मेघालय में है। और भी कुछ मेघालय के बारे में जान लेते हैं। मेघालय जो है यहाँ पर बाघमारा रिजर्व फॉरेस्ट, ये है। सिजु पक्षी अभ्यारण्य मेघालय में, सिजु पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, मेघालय में है। और नोंग खिलेम अभ्यारण्य भी मेघालय में ही है। क्या नाम लिया मैंने, नोंग खिलेम अभ्यारण्य भी कहाँ है, यहाँ पर मेघालय में ही है। मेघालय के कैपिटल शिलोंग, ठीक है, ये क्लियर होगा। त्रिपुरा की अगरतला, ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं। एक क्वेश्चन बहुत लेट हो गया इसको डिस्कस करने में, लेकिन सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 जनवरी, इसको थोड़ा शॉर्ट कर ले रहे हैं, 20 जनवरी 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये डेली किसी न किसी तरह से इस बारे में डिस्कस होता है, ब्रह्मोस के बारे में, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या किया गया है कि 20 जनवरी 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो कहाँ से सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया है, चांदीपुर ओडिशा से। कहाँ से, चांदीपुर ओडिशा से। क्लियर हो गया होगा कि कहाँ से किया गया है, चांदीपुर ओडिशा से किया गया है। और ये जो है ब्रह्मोस, इसको तो आप लोग को ध्यान रखना है कि ब्रह्मोस जो है ये कैसी मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यही ऐसे ही पूछेगा कि ये कैसा मिसाइल है, तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये सारे पॉइंट बहुत पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बार बार ही करते हैं, अब तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और इसकी जो गति है 2.8 मैक है, 2.8 मैक है। और ये जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है, ये भी बता चुके थे।
भारत की तरफ से कौन? डीआरडीओ। ये क्लियर हो गया होगा। और अभी रिसेंटली मैंने 2-3 दिन पहले ही बताया था कि इस जो ये ब्रह्मोस का उन्नत संस्करण का परीक्षण अभी किया गया। कहाँ से? आईएनएस विशाखापत्तनम से। आईएनएस विशाखापत्तनम से अभी हाल ही में क्या किया गया है? इसका ब्रह्मोस का उन्नत संस्करण का परीक्षण किया गया है। ये आईएनएस विशाखापत्तनम क्या है? विध्वंसक। ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। ओडिशा का लोकेशन भी देख लीजिए, ओडिशा, ताकि क्लियर रहे। ये है, ये ओडिशा देख लिया होगा आप लोगों ने। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 18 से 19 जनवरी, मतलब 18 से 19 जनवरी 2022 को 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देख लेते हैं क्या है। 18 से 19 जनवरी 2022 को 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में की गई? किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो किसकी अध्यक्षता में की गई? वो है चाइना, चीन की अध्यक्षता में। यहाँ लिखा हुआ है चीन की अध्यक्षता में। क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं ब्रिक्स। पहले ब्रिक्स, तो ब्रिक्स जो है ये, इसमें कितने देख लीजिए। बी से हो गया क्या? ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स में कितने सदस्य देश हैं? तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। ये जो ब्रिक है, पहले इसको ब्रिक्स नहीं कहते थे, पहले ये केवल ब्रिक ही था, ठीक है, ब्रिक ही था। और इसकी ब्रिक की संकल्पना जो आई थी वो कब आई थी? ब्रिक की संकल्पना कब आई थी? 2001 में। 2001 में जिम ओ, उनका क्या नाम था? जिम ओ नील के द्वारा, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। और इसकी पहली बैठक जो थी ब्रिक की जो पहली बैठक आयोजित की गई थी वो 2009 में की गई थी, 2009 में की गई थी। कहाँ की गई थी? ब्रिक की पहली बैठक 2009 में की गई थी। कहाँ पर? एके रिट्सबर्ग। ये कहाँ पर है? रूस में है। ये कहाँ पर है? एके रिट्सबर्ग, रूस में है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। और ये जो एस है, यानी कि ब्रिक्स, ये कब बना? ब्रिक्स कब बना? 2010 में। ब्रिक्स कहाँ गया क्वेश्चन? ब्रिक्स, जैसे मैंने क्या लिखा था? ब्रिक्स। तो ये ब्रिक्स कब बना? 2010 में। 2010 में क्या होता है? साउथ अफ्रीका शामिल हो जाता है। क्लियर हो गया होगा। अभी कुछ दिन पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे हम लोग। क्या था कि ब्रिक्स की बैंक का क्या नाम है? ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्रिक्स की बैंक का क्या नाम है? ब्रिक्स की बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स की बैंक का नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक। और अभी जो इसमें नया सदस्य राष्ट्र जुड़ा है, जो चर्चा में था कि नया सदस्य इसमें शामिल हुआ है, उसका क्या नाम है ब्रिक्स में? मिस्र, इजिप्ट जिसको कहते हैं, मिस्र। क्लियर हो गया होगा। और ये यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में कुल कितने हो गए हैं सदस्य? 9, ठीक है, 9। तो 9वां जो नवीनतम शामिल हुआ है वो कौन है? मिस्र है। ये क्लियर हो गया होगा।
और हम लोग का क्वेश्चन ये था कि 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? चाइना। तो इसका क्या होता है, ये जो ब्रिक्स है ये इस बार चाइना कर रहा है अध्यक्षता, और 2021 की किसने की थी? इंडिया ने की थी। 2022 की चाइना कर रहा है। तो जो इंडिया ने की थी वो 13वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। क्लियर है? इसकी जो 13वीं बैठक की अध्यक्षता इंडिया के द्वारा की गई थी, और जो चाइना कर रहा है वो 14वीं बैठक। तो चाइना के द्वारा ब्रिक्स शेरपाओं की जो मतलब ये चाइना के द्वारा ये 14वीं बैठक किया, मतलब ये 2022 की 14वीं बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। और ये ब्रिक्स जो है ये पांच उभरती अर्थव्यवस्थाओं का क्या है? समूह है। 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का, कोई पूछ ले ब्रिक्स क्या है, तो ब्रिक्स 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का क्या है? समूह है। और इसमें कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? तो बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। 2010 में क्या हुआ है? इसमें शामिल हुआ है। अब इसके बाद की जो बैठक होगी वो कौन करेगा? साउथ अफ्रीका। तो ऐसे अपना क्रम से अपनी बैठक आयोजित होता रहता है। ये क्लियर हो गया होगा। और जो शेरपा ये लिखा हुआ है, एक मिनट, शेरपा, ठीक है। तो भारत की तरफ से शेरपा किसे कहते हैं? कि भारत की तरफ से एक प्रतिनिधि जाएगा, ठीक है, एक प्रतिनिधि जाएगा, वो शेरपा प्रतिनिधि। और जो भारत की तरफ से प्रतिनिधि जो गए हैं, भारत के वर्तमान ब्रिक्स शेरपा ये कौन है? संजय भट्टाचार्य। ये क्लियर हो गया होगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे मैंने डिस्कस कर लिया है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ़को IFFCO, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ़को का 17वां चेयरमैन किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया? दिलीप संघानी को चुना गया है। किसे चुना गया है? दिलीप संघानी को चुना गया है। किस नंबर के हैं? 17वें नंबर के। अब देख लेते हैं इफ़को। ये तो हिंदी में बता दिया, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड। इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है इफ़को का। तो आई से क्या हो जाएगा? इंडिया, एफ से, एक मिनट, इंडिया, एफ से फार्म, नेक्स्ट एफ से फॉरेस्ट्री, ये वाई है लास्ट वाला, फॉरेस्ट्री, डी फॉरेस्ट्री, उसके बाद क्या है? फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट, और CO का मतलब क्या हो जाएगा? कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो इफ़को का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड। तो इसका 17वां चेयरमैन किसे चुना गया है? दिलीप संघानी जी को चुना गया है। ये किसकी जगह ले रहे हैं? किसके स्थान पर? तो बलबिंदर नकई के स्थान पर। ये बलबिंदर नकई के स्थान पर 17वें चेयरमैन क्या हुआ है? इनका निधन हो गया है। तो इसलिए क्या है? ये दिलीप संघानी को 17वें नंबर का चेयरमैन इफ़को का चुना गया है। ये क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं इफ़को के बारे में। इफ़को जो है ये भारत की सबसे बड़ी सहकारी समिति में से एक है। भारत की सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से इफ़को क्या है? एक है, इसका जो स्वामित्व है, इसका स्वामित्व पूरी तरह से, इसका स्वामित्व किसके पास है? भारतीय सहकारी समिति के पास। भारतीय सहकारी
समितियों के पास इसका पूर्ण स्वामित्व है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में, 1967 में। तो यहाँ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे क्लियर हो गए होंगे। और एक क्वेश्चन और है, अभी न्यूज़ में था, क्या है वो, कहाँ गया क्वेश्चन? इफ़को जो है विश्व का प्रथम, इफ़को द्वारा विश्व का प्रथम नैनो यूरिया तैयार किया गया है। विश्व का प्रथम नैनो यूरिया किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो वो इफ़को के द्वारा ही तैयार किया गया है। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस देश ने 18 जनवरी 2022 को, क्या क्वेश्चन है कि किस देश ने 18 जनवरी 2022 को एरो 3 ARROW, ये W है, एरो 3, ये एरो 3 क्या है? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? इजराइल के द्वारा किया है। इजराइल ने क्या किया है? एरो 3, क्या है ये एरो 3? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक क्या कर लिया है? परीक्षण किया है। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो ये क्या का, ये मतलब देख लेते हैं। मतलब ये जो इजराइल के द्वारा एरो 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मतलब इसमें इस सिस्टम में एक क्या है? एल्गोरिदम है। इस सिस्टम का जो एल्गोरिदम है, इस सिस्टम का एल्गोरिदम जो है वो क्या उसकी सहायता से सिस्टम ये जो सिस्टम है वो आने वाले खतरे को भांप सकता है। और जो दुश्मन के खतरे होंगे उसको पहले से ही ये क्या करेगा? पूरी सटीकता के साथ ये भांप लेगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या है? बखूबी है। ये इसकी क्या है? बहुत ही बड़ी विशेषता है। और इसमें मतलब जो ऑपरेशनल रडार एरे लगे हुए हैं वो दुश्मन के हथियार का पता लगा सकते हैं, पता लगा करके और फायर मैनेजमेंट सिस्टम तक डेटा पहुंचा देते हैं। ये सारा इसमें मतलब इसकी क्या है? विशेषता है। और ये क्या कर सकता है कि दुश्मन के हथियार जैसे कि मिसाइल को हवा में ही रोका जा सकता है। इसके थ्रू क्या किया जा सकता है कि दुश्मन के हथियार जो होंगे मतलब दुश्मन के जो हथियार जैसे कि मिसाइल होगा उसको हवा में ही रोका जा सकता है। और ये जो है इजराइल की सबसे उन्नत लंबी दूरी तक मार करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। एरो 3 जो है प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो इजराइल की सबसे उन्नत लंबी दूरी तक मार करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। जिसका क्या उद्देश्य है? मतलब किस उद्देश्य? कि जो पृथ्वी मतलब ये वायुमंडल के बाहर बैलिस्टिक मिसाइल को रोकना है। इसका क्या मकसद है? कि वायुमंडल के बाहर बैलिस्टिक मिसाइल को रोकना है। तो इससे रिलेटेड जितने फैक्ट थे मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अब क्लियर हो गया होगा। अगर देखें कि इजराइल के पीएम कौन है, किसी एग्जाम में पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा एग्जाम था बट पूछा था, तो देख लीजिए इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? नेफ्ताली, ये ला है लास्ट में, नेफ्ताली बेनेट। और अगर इजराइल के राष्ट्रपति की बात करें तो वो कौन है? इसोक हरजोंग। क्लियर हो गया होगा। इजराइल की अगर संसद की बात करें कि यहाँ के संसद को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? नीसेट। तो इससे रिलेटेड जितने फैक्ट थे मैंने बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और एक और देख लेते हैं कि अब्राहम समझौता किसके किसके मध्य? तो UAE संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के मध्य, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल, और इन दोनों के बीच मध्यस्थता का जो काम कर रहा है वो कौन है? अमेरिका। मध्यस्थता का जो काम कर रहा है वो है अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 जनवरी को 20 जनवरी को एशिया फुटबॉल, 20 जनवरी कह रहा है क्वेश्चन, 20 जनवरी को एशिया फुटबॉल कप की 20वीं महिला एशिया कप प्रतियोगिता किस राज्य में शुरू हुई है। 20 जनवरी को एशिया फुटबॉल कप की 20वीं महिला एशियाई कप प्रतियोगिता किस राज्य में शुरू की गई है। तो भारत के मतलब ये किस देश में शुरू हुई, तो भारत, तो भारत के किस जगह, भारत मतलब भारत में कहाँ शुरू हुई है, तो भारत के भारत में ये किस, यहाँ पर क्या होगा, किस मतलब देश में, तो ये एशियाई कप प्रतियोगिता किस देश में शुरू हुई, तो भारत, तो भारत के किस राज्य में शुरू हुई है, महाराष्ट्र, भारत के किस राज्य में, महाराष्ट्र में शुरू हुई है। और महाराष्ट्र में भी कहाँ, मुंबई एंड पुणे के अंदर शुरू हुई है। तो ये क्लियर हो गया होगा, भारत में महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में कहाँ, मुंबई और पुणे के अंदर ये शुरू हुई है। और देख लेते हैं, तो इस टूर्नामेंट में, इस प्रतियोगिता में 12 टीमें, कितनी टीमें, 12 टीमें क्या करेंगी, भाग लेंगी, 12 टीमें भाग लेंगी। और इन 12 टीमों को क्या किया जाएगा, 4 समूहों में बांटा जाएगा। इनको कितने समूह में, 4 समूहों में बांटा जाएगा। इन 12 टीमों को 4 समूह में, 4 ग्रुप्स में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। और ये जो मैच होंगे वो 18 दिन के अंदर, ये 18 डेज 18 दिन के अंदर खेले जाएंगे। और कितने इसमें मतलब मैच होंगे, 25 मैचेस खेले जाएंगे। ठीक है, 12 टीमें भाग लेंगी, 4 ग्रुप में उन्हें डिवाइड किया जाएगा, 18 डेज के तक चलेगा। और क्या करेंगे, इसको 25 मैच इसमें खेले जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। और अगर तो इसमें जो पहला मैच होगा तो वो किसके बीच होगा, भारत और ईरान के बीच होगा, भारत और ईरान के बीच होगा, तो ईरान ना है लास्ट में। तो क्लियर हो गया होगा ये सारे। चलते हैं, हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, 1 मिनट। AIFF का मतलब क्या है, ऑल इंडिया फुटबॉल, ऑल इंडिया TBALL, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो इसके अध्यक्ष कौन है, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है, वो हैं प्रफुल्ल पटेल। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना की बात करें तो 1937, 23 जून 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो द्वारका, दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर द्वारका, दिल्ली ये है। तो क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। कल भी मैंने बताया था, आज भी बता दे रहे हैं ये चीज़। क्या कह रहा है कि जो फीफा वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा, दोहा में, कतर के दोहा में आयोजित किया जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। कल ही अभी एक क्वेश्चन मैंने शेयर किया था आप लोगों के लिए, कि बताया था मैंने कि 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर कौन चुना गया है। तो कौन चुना गया था, मैंने बताया था रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, पोलैंड के जो थे। और महिला में अगर यही पूछ लेता कि सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर कौन चुनी गई हैं, तो स्पेन की अलेक्सिया पुटेलस। कल ही अभी मैंने इसको डिस्कस किया था। तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 7 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी के अवसर पर ऑनलाइन खुदरा, 1 मिनट, इसको ये क्वेश्चन देखते हैं। लीप स्टार्टअप प्रोग्राम, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी वो भी इसी में ऐड हो जाएगा। लीप स्टार्टअप प्रोग्राम का संबंध किससे है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, लीप स्टार्टअप
प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? फ्लिपकार्ट से है। किससे संबंधित है? फ्लिपकार्ट। ये टा होगा, यहाँ डा लिख दिया मैंने। फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट से संबंधित। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि, फिर से पढ़ते हैं कि लीप स्टार्टअप प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो वो है फ्लिपकार्ट से। अब देख लेते हैं इसके बारे में। और इसे जो है मतलब कि जो लीप स्टार्टअप प्रोग्राम है, इसे लीप अहेड भी कहा जाता है। वही मैंने कहा ना, ऊपर वाला क्वेश्चन जो मैं पढ़ रही थी वो इसी में ऐड हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? लीप स्टार्टअप प्रोग्राम को क्या कहते हैं? लीप अहेड भी कहेंगे, अहेड भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? मतलब ये क्यों फ्लिपकार्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, क्यों उन्होंने प्रोग्राम इसको लॉन्च किया है? तो इसका एक मकसद इनका जो है वो भारत में स्टार्टअप्स की मदद करना। क्या उद्देश्य है? स्टार्टअप्स की मदद करना, उनकी हेल्प करना। और इस लीप प्रोग्राम के तहत, ये जो लीप प्रोग्राम है इसके तहत फ्लिपकार्ट जो है वो 2 प्रोग्राम लागू करेगा। इस लीप प्रोग्राम के तहत वो फ्लिपकार्ट क्या करेगा? 2 प्रोग्राम लागू करेगा। वो कौन से 2 प्रोग्राम होंगे? एक होगा FLIN और एक क्या होगा? FLA। तो FLIN का मतलब क्या होगा? फ्लिपकार्ट लीप इनोवेशन नेटवर्क। क्या बोला मैंने? फ्लिपकार्ट लीप इनोवेशन नेटवर्क। और सेकंड जो है इसका मतलब है फ्लिपकार्ट लीप अहेड। यही सेम क्वेश्चन यहाँ पर था, वही चीज़ मैं बता रही थी, ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये किस पर, मतलब ये राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मैंने बताया था 16 जनवरी को, तो उसी के अवसर पर इन्होंने ये क्या किया है? प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो यही क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आप लोगों को, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो अब देख लेते हैं कि जो मतलब ये इन्होंने बोला कि स्टार्टअप्स की मदद करना, तो ये जो लीप है वो क्या करेगा कि जो नवीन तकनीक होंगे, नवीनतम आधुनिक तकनीकों पर क्या करेंगे? जो ध्यान केंद्रित करते हैं स्टार्टअप्स, उनमें निवेश करेगा। फ्लिपकार्ट उनमें निवेश करेगा, उनको मतलब उन लोगों के लिए इन्वेस्ट करेगा जो इनका ध्यान कहाँ पर होगा? आधुनिक तकनीकों पर होगा। जिन स्टार्टअप्स का ध्यान, तो वो वहीं पर इन्वेस्ट करेगा। क्लियर हो गया होगा। और ये जो मतलब ये जैसे कि फिनटेक, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, अल्टरनेट कॉमर्स, एग्रीटेक, सोशल हेल्थ टेक, B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, और एडिटेक में स्टार्टअप की पहचान करेगा। और इसके लिए इन्होंने $100 मिलियन की घोषणा की है फ्लिपकार्ट ने। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो इस प्रोग्राम के तहत जो इन्होंने ये प्रोग्राम 2 लॉन्च किया है, उसके तहत ये क्या करेंगे? 8 स्टार्टअप का चयन करेंगे। और ये 8 स्टार्टअप का चयन करेंगे और जो ये स्टार्टअप्स होंगे, ये फ्लिपकार्ट के द्वारा जो आयोजित मतलब फ्लिपकार्ट आयोजित करेगा 16 वीक्स मतलब कि 16 सप्ताह के प्रशिक्षण जैसा कार्यक्रम वो आयोजित करेगा। उसमें ये स्टार्टअप्स क्या करेंगे? भाग लेंगे और फिर वहाँ पर क्या करेंगे? अपनी चीज़ें जो भी होगा उसमें। तो ये क्या मतलब इससे रिलेटेड कि फ्लिपकार्ट क्या करेंगे? स्टार्टअप्स की मदद करेंगे, मतलब स्टार्टअप में निवेश से ये संबंधित है। तो ये क्लियर होना चाहिए। $100 मिलियन इन्होंने क्या किया है? इसकी घोषणा की है। और ये घोषणा इन्होंने कब कर दी थी? ये तो अभी इन्होंने लॉन्च किया है। ये घोषणा इन्होंने 2021 में ही की थी। 2021 में ही फ्लिपकार्ट ने कहा था कि हम स्टार्टअप के लिए, इसीलिए इसको सीड फंड के रूप में भी जानते हैं। सीड फंड का मतलब पहले ही मैंने इसके लिए घोषणा कर दी कि फ्लिपकार्ट ने भारतीय स्टार्टअप के लिए सीड फंड के रूप में $100 मिलियन की घोषणा की। और 2021 में ही इसके तहत 8 स्टार्टअप का चयन किया और मतलब इसमें क्या किया? जो भी थे भाग लिया। तो ये तो अभी 16 जनवरी को इन्होंने क्या किया? ये क्या नाम है इसका? स्टार्टअप में निवेश के लिए इसके तहत 2 प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया, जो कि अभी मैंने बताया FLIN और एक FLA, मतलब कि फ्लिपकार्ट लीप इनोवेशन नेटवर्क एंड फ्लिपकार्ट लीप अहेड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा।
और सेशन को शेयर करते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 जनवरी को किसके द्वारा सारथी ऐप लॉन्च किया गया? 19 जनवरी को किसके द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? सारथी क्या है? सारथी ये क्या है? मोबाइल ऐप है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये सेबी, सारथी मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया गया सेबी के द्वारा। सेबी का फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं। सिक्योरिटी ई से एक्सचेंज, सिक्योरिटी एक्सचेंज, बी से बोर्ड, BOARD, बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या कोई मतलब सेबी का फुल फॉर्म क्या? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसे कहा जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो सेबी के तहत सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये क्यों लॉन्च किया गया है? तो निवेशकों को क्या करने के लिए, मतलब ये क्या है? महाराष्ट्र में इसको लॉन्च कहाँ किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। और किसके लिए लॉन्च किया गया है? निवेशक शिक्षा पर आधारित ये मोबाइल ऐप है। ये मोबाइल ऐप कैसा है? निवेशक शिक्षा पर आधारित है। निवेशक वो क्या है? निवेशक शिक्षा पर आधारित। मतलब ये क्या करेंगे? ये मोबाइल ऐप जो होगा इसके थ्रू निवेशकों को शिक्षित करने के लिए कि शेयर मार्केट में हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। तो ये सारा उसमें क्या होगा? इस ऐप के थ्रू सेबी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इस ऐप के थ्रू उनको जागरूक करना है कि निवेशकों को प्रतिभूति बाजार मतलब शेयर मार्केट में कि हमें कैसे इन्वेस्ट करना है। तो उनके बारे में जागरूकता पैदा करना, उन्हें शिक्षा देना है। और ये जो सारथी ऐप है ये KYC मतलब नो योर कस्टमर, KYC KNOW नो योर कस्टमर प्रक्रिया, व्यापार और निपटान, म्यूचुअल फंड, निवेशक की शिकायत निवारण आदि के बारे में जो भी होगा वो इसको शिक्षा देगा, ज्ञान प्रदान करेगा। और ये सारथी ऐप जो होगा ये हिंदी और इंग्लिश, ये ऐप जो है हिंदी और इंग्लिश, ये हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है ये ऐप। तो ये क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं सेबी के बारे में कुछ फैक्ट कि सेबी के अध्यक्ष कौन है। सेबी के अध्यक्ष तो अजय त्यागी। और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जैसा कि मैंने बताया मुंबई महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। तो वहीं पर इसका क्या है? हेड क्वार्टर भी है मुंबई महाराष्ट्र। तो इससे रिलेटेड भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और हाँ, ये जो इसकी स्थापना कब हुई थी ये देख लेते हैं, बताना भूल गई कि इसकी स्थापना जो है वो 1992 एक्ट के तहत 1992 अधिनियम के तहत 12 अप्रैल 1992 में सेबी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो अब क्लियर हो गया होगा। और हाँ, सेबी को जो है सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं। सेबी को सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं। सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक बाजार भी कहते हैं। और सेबी का काम क्या होता है? सेबी क्या करता है? ये शेयर मार्केट को क्या करता है? रेगुलेट करता है। शेयर मार्केट को क्या करता है? रेगुलेट करता है। ये क्लियर हो गया होगा। ये मैंने दिखाना भूल गई, दिलीप संघानी के बारे में मैंने कुछ। दिलीप संघानी जो कि कौन है? इफ्को के
17वें नंबर के चेयरमैन, 17वें नंबर के चेयरमैन यही हैं, दिलीप संघानी। और ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया। देखो, सेबी लॉन्चेस सारथी ऐप, मोबाइल ऐप फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन। तो ये क्लियर हो गया होगा। ये जो क्या हुई है, ब्रिक्स शेरपाओं की बैठक, तो ये है। और ये ILO, एक मिनट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। एक क्वेश्चन छूट गया मुझसे, एक मिनट। ये देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे आज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि किस संगठन के द्वारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 रिपोर्ट जारी की गई है। क्या क्वेश्चन है कि लिख लेते हैं यहाँ पे, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022। ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो किसके द्वारा जारी की गई है? ILO का मतलब है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। इंपॉर्टेंट है। और इस रिपोर्ट में बताया क्या गया है ये जानना जरूरी है कि इस रिपोर्ट में आखिर ये रिपोर्ट जो जारी की गई है इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें देख लेते हैं क्या बताया गया है कि इन्होंने बताया कि जो कोविड-19 मतलब जो महामारी चल रही है, इसके जो नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, रोजगार की जो स्थिति है वो बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है। इसकी स्थिति में निश्चितता नहीं है, निश्चितता का अभाव है। रोजगार की स्थिति में निश्चितता का अभाव है। यहाँ पर ये कहा कि जो बेरोजगारी की मार है वो कब तक जारी रह सकती है? 2023 तक इस रिपोर्ट के थ्रू बताया जा रहा है। और 2022 में और क्या रिपोर्ट बता रही है कि 2022 में लगभग 40 मिलियन लोग वैश्विक श्रम शक्ति में भाग नहीं लेंगे। और क्या रिपोर्ट बताती है कि 2022 में वैश्विक स्तर पर बात कर रहे हैं, ये 2022 में वैश्विक बेरोजगारी का स्तर जो होगा, बेरोजगारी का स्तर 207 मिलियन होने का क्या है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 2022 में वैश्विक बेरोजगारी का जो स्तर होगा वो कितना होने का अनुमान लगाया गया, 207 मिलियन होने का अनुमान है। तो ये मतलब सिचुएशन इतना वो बताया गया कि मतलब कि ये क्या कर सकता है, इसकी स्थिति में निश्चितता ही नहीं है और ये 2023 तक ये जारी रह सकती है। ये क्या बताता है? ये हमारी रिपोर्ट बताती है जो ILO के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी की गई है। अगर ILO के बारे में देखें तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। और ILO जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, अंग है। UNO का ये अंग है ILO। ओके। और UN मतलब ये जो इनके महानिदेशक, ILO के महानिदेशक कौन है?
महानिदेशक वो है गाय राइडर, गाय राइडर या है ये गाय राइडर। तो क्लियर हो गया। अगर हाँ इसके हेडक्वार्टर की बात करें वो कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा। जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और ये मतलब जिनेवा में हेडक्वार्टर अगर इस ILO का है, और किस किस का मतलब संगठन का मतलब हेडक्वार्टर जिनेवा में है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। WTO का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे मैंने क्लियर कर दिया है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है BSF यानी कि सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल, अगर BSF का फुल फॉर्म की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये क्या है, BSF का फुल फॉर्म है। यानी कि ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल के द्वारा इसको क्या किया गया है, शुरू किया गया है। इसमें क्या होता है कि ये क्यों लॉन्च किया गया है, ये क्यों शुरू किया जाता है, ये हम मतलब हर साल ये स्टार्ट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, घुसपैठ रोकने के लिए एक्चुअली क्या इस ऑपरेशन के तहत, मतलब ये जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया BSF के द्वारा, तो इसके तहत क्या होता है कि पाकिस्तान सीमा पर क्या कर दी जाती है, चौकसी बढ़ा दी जाती है। क्या बढ़ा दी जाती है, चौकसी बढ़ा दी जाती है। और ये स्पेशली देखा जाए तो राजस्थान की सीमा में लॉन्च किया गया है। कहाँ पर, राजस्थान की सीमा में इसे लॉन्च किया गया है। स्पेशली किस एरिया में, जैसलमेर क्षेत्र में। तो ये क्या है, मतलब नियमित वार्षिक अभ्यास है ये, और इसे जनवरी के महीने में लॉन्च किया जाता है। जनवरी के महीने में इसको ऑपरेशन सर्दमा को हर साल क्या किया जाता है, इसको लॉन्च किया जाता है। तो जैसे ऑपरेशन सर्द हवा है वैसे ही ऑपरेशन गर्म हवा भी है। तो ऑपरेशन सर्द हवा जो है, ये ऑपरेशन सर्द हवा जाड़े में यानी कि सर्दियों में, और ऑपरेशन गर्म हवा ये गर्मियों में लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो मैंने अभी बताया कि ये ऑपरेशन जो है सीमा में घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि सर्दी के दौरान बहुत ही घना कोहरा, ठीक है, बहुत ही घना कोहरा क्या होता है, सीमा क्षेत्र में लग जाता है, जिसके कारण मतलब दृष्टि क्या होती है, अवरुद्ध हो जाती है। तो क्लियर नहीं हो पाता, दिखाई नहीं देता। इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है कि क्या कहते हैं उसको, घुसपैठ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इसके लिए ये BSF के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया जाता है। तो आतंकवादी के लिए ये मतलब सीमा पार करने के लिए ये जो घना कोहरा है बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। तो इसी के लिए सतर्कता जरूरी रहती है। तो सुरक्षा बल क्या करता है, ये ऑपरेशन चलाता है सर्द हवा। और ये जो ऑपरेशन सर्द हवा है ये 23 जनवरी से 28 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक ये आयोजन किया जाएगा, नोट कर लीजिएगा, 23 जनवरी से 28 जनवरी के बीच। तो क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें ऑपरेशन गर्म हवा की, तो ये गर्मियों के टाइम में क्या किया जाता है, गर्मियों के सीजन में इसको आयोजित किया जाता है। और राजस्थान में ही इसका आयोजन होता है। तो जो गर्मी जब लू पड़ता है तो उस दौरान भी घुसपैठ की संभावना बढ़ जाती है। तो इसी की तरह जैसे ऑपरेशन सर्द हवा की तरह BSF के द्वारा ऑपरेशन चलाया जाता है, सेम ऐसे ऑपरेशन गर्म हवा के दौरान भी ऑपरेशन चलाया जाता है। और ये जो ऑपरेशन गर्म हवा होती है वो मई या जून के महीने में क्या होती है, आयोजित की जाती है, क्योंकि उस टाइम जो गर्मी की लहर होती है वो अपनी चरम सीमा पर होती है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
सेशन को शेयर करते रहिए। बाकी हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ रहा होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं आज का हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जानना भी ज़रूरी है इससे रिलेटेड। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण किससे बनता है। पर्यावरण किससे बनता है, तो मैं आपको ऑप्शन दूंगी और आपको आंसर बताना है। ऑप्शन है जीवीय घटक से, दूसरा ऑप्शन है भू आकृतिक घटक से, तीसरा है अजैव घटक से, या फिर उपर्युक्त सभी से। तो आंसर मिल गया होगा आप लोगों को, उपर्युक्त सभी से, कि पर्यावरण किससे बनता है। तो पर्यावरण पहले जान लेते हैं कि होता क्या है। एक मिनट, इसके लिए जगह चाहिए। पर्यावरण तो इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, परिधन आवरण। परिधन आवरण यानी परि मतलब क्या होता है, चारों ओर। परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर। और आवरण का मतलब क्या होता है, ढका हुआ। तो चारों ओर से जो हमारे क्या हुआ है, ढका हुआ है, हमें ढका हुआ, वही क्या है, हम पर्यावरण है। तो जैसे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैसे भूमि है, जल है, वायु, जीव जंतु, पेड़ पौधे, तो इन सभी का जो समूह हमें चारों ओर से क्या किया हुआ है, ढका हुआ है, घेरे हुए है, उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो मैंने जो ऑप्शन दिया था जीवीय घटक, भू आकृतिक घटक, अजीवीय घटक, तो इन तीनों, जैसे कि जीवीय घटक की बात करें, जीवीय घटक में कौन आ जाते हैं, जैसे पादप, मनुष्य जंतु, सूक्ष्म जीव, ये हो गए। अगर बात करें अजीवीय घटक की, अजीवीय घटक, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं, भौतिक भी कह सकते हैं, भौतिक घटक भी कह सकते हैं, भौतिक घटक भी कह सकते हैं। तो इसमें अजैविक में जैसे क्या हो जाएगा, स्थल हो जाएगा, वायु हो जाएगा, जल, ये सब हमारे क्या है, अजैविक घटक हैं। बात करें ऊर्जा घटक में सौरिक और भूतापीय ऊर्जा, सौरिक और भूतापीय ऊर्जा। तो जैविक अजैविक तत्वों मतलब ये सभी संघटक से क्या बनता है, पर्यावरण। तो पर्यावरण के 3 संघटक हैं, भौतिक या अजैविक संघटक जिसमें स्थल, वायु, जल ये सब आते हैं। जैविक संगठन जैसे कि पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सारे आते हैं। ऊर्जा संगठन में सौरिक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तो ये सारे संघटक आते हैं। तो पर्यावरण जो है वो कई संगठनों से मिलकर के बना है। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है भौतिक संसाधन, तीसरा है औद्योगिक संसाधन, फोर्थ है सामाजिक संसाधन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो धारणीय विकास जो है वो प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के संदर्भ में क्या है, अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो धारणीय विकास कहते किसे हैं, तो धारणीय विकास वो होता है कि जिसमें क्या करें कि हम अपने वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करें और साथ ही साथ क्या करें, भविष्य की आवश्यकता को भी ध्यान रखा जाए। ठीक है, कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही हम क्या करें, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करें। तो ये हमारा धारणीय विकास यही हमारा कहता है।
क्लियर हो गया होगा। धारणीय विकास का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो उसका उद्देश्य है कि जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है उसका हम क्या करें, उचित तरीके से उपयोग करें, उसका उचित तरीके से क्या करें, उपयोग करें और उसका संरक्षण करें और उसका क्या करें, सही तरीके से उसका क्या करें, प्रबंधन करें। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है। क्वेश्चन क्या है, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन है आपके लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, तीसरा है निर्धनता को घटाना, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो सतत विकास के लिए ये सभी आवश्यक हैं, क्योंकि और ये मतलब जो सतत विकास है, ये जो सतत विकास है, ये सतत विकास कब होगा, जब हम क्या करेंगे, आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य क्या करेंगे, एक संतुलन बनाए रखेंगे। किसके किसके बीच, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास और किसके मध्य, पर्यावरण सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य क्या करना, वांछित संतुलन बनाए रखना, वांछित संतुलन बनाए रखना ही क्या है, एक सतत विकास है। तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के कार्बन चक्र में CO2 की मात्रा को निम्न में से कौन नहीं बढ़ाता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के कार्बन चक्र में CO2 की मात्रा को इनमें से, जो अभी हम ऑप्शन देंगे उनमें से कौन नहीं बढ़ाता है। ऑप्शन है श्वसन, सेकंड है प्रकाश संश्लेषण, थर्ड है जैविक पदार्थों का क्षय, फोर्थ है ज्वालामुखी क्रिया। तो कौन नहीं बढ़ाता, प्रकाश संश्लेषण जो है वो पृथ्वी के कार्बन चक्र में CO2 की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, बल्कि और जैसे कि क्या ज्वालामुखी प्रक्रिया से, जीवाश्म ईंधन के दहन से, श्वसन प्रक्रिया से, जीवधारियों के श्वसन प्रक्रिया से, इन सभी से क्या होता है, CO2 की मात्रा बढ़ती है। तो ये क्लियर हो गया होगा। और मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण क्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जो स्वपोषित पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में वायुमंडलीय CO2 ग्रहण करते हैं, ना कि विमोचित करते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है, कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में या नाइट्रोजन चक्र में। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए इसका कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो जल चक्र में होती है। सौर विकिरण क्या करता है, जल चक्र को चालित करता है और जल का क्या करता है, वाष्पीकरण करता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा की मात्रा, वर्ष नहीं वर्षा है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर या तापक्रम पर। तो किस पर निर्भर करती है, वायुमंडल में नमी पर, वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है, नमी पर निर्भर करती है। तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कई प्रतिरोपित पौधे नहीं बढ़ते हैं, क्यों नहीं बढ़ते हैं। ऑप्शन है नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं, सेकंड अधिकांश मूलरोम नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं, थर्ड ऑप्शन है प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरोम नष्ट हो जाते हैं मूलरोम, और फोर्थ है प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए कि प्रतिरोपण के दौरान क्या होता है, अधिकांश मूलरोम नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए क्या होता है, कई प्रतिरोपित पौधों की क्या होती है, वृद्धि नहीं होती है, वो नहीं बढ़ते हैं। तो आज का यहीं पर सेशन समाप्त होता है। और ये क्वेश्चन देख लीजिए जो आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आंसर देना है। क्या क्वेश्चन है, मिकिर पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा विवाद का एक कारक है। ये करंट में चल रहा है इशू। तो मिकिर पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के बीच सीमा विवाद का कारक है, आंसर देख के बताइएगा, नहीं पता है तो गूगल कर लीजिएगा, लेकिन बताइएगा जरूर।
तो चलते हैं कल का क्वेश्चन, जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि याद रहे, और फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ अपने। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देश, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं 20 जनवरी का, कि देश के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। 19 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज INS रणवीर में विस्फोट हुआ। यह क्या है? यह क्या है? विध्वंसक पोत है, विध्वंसक पोत। प्रसिद्ध कलाकार कार्टूनिस्ट पद्मश्री से सम्मानित नारायण देवनाथ का निधन। ये किस राज्य से संबंधित? पश्चिम बंगाल। दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक किस कलाकार द्वारा जीता गया? सुमित भाले, महाराष्ट्र के लावड़ी कलाकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में अपना स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विशेष संबोधन दिया। WEF का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WEF का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? जिनेवा में, जैसे कि आज अभी डिस्कस किया मैंने 2-3, तो ये भी एक है। कौन सी कंपनी UPI ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है? रिलायंस जियो। माना उर्माना बाड़ी कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना। यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया? रॉबर्टा मेट्सोला। 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। 19 जनवरी 2022 को किस बल ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है? NDRF ने मनाया है। जनवरी 2022 में राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 का आयोजन किया गया। यह उत्सव किस वर्ष शुरू किया गया था? 2015 में। राष्ट्रपति सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 31 मार्च 2022 से कितने साल तक बढ़ाने की मंजूरी मिली है? 3 साल के लिए। तो ये आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको सेशन समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर समझ आया हो, पसंद आया हो तो क्लास को क्या करिए? लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो चलिए आज बस इतना ही। कल फिर कल तो स्पेशल सैटरडे स्पेशल है, तो कुछ देखते हैं, कोई स्पेशल टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल, और जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा देखिएगा ज़रूर। और कल ही बताएंगे कि कौन सा स्पेशल टॉपिक होगा, क्योंकि सैटरडे स्पेशल नाम ही है तो स्पेशली कुछ रखते हैं। कल ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होगी, करंट अफेयर्स होंगे और स्पेशल टॉपिक जो होगा वो होगा। बाकी आप लोग क्या करिए, उसको देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। आपके एक लाइक से मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, हौसला बढ़ता है कि और भी अच्छा करना है। तो गाइज इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।